जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटना चक्र के पूर्वावलोकन सीरीज में, जिसमें लोग सामान्य भूगोल कर रहे हैं भारत एवं विश्व का। यह हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर होगा। पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने भारत के भूगोल का शुरुआत कर लिया था और हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यहाँ तक हो गया। तो अब हम लोग दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वतीय श्रेणी एवं पहाड़ियाँ करेंगे और इसके साथ हम लोग ये पूरा का पूरा बुक कंप्लीट करने वाला है। जितना भी सेक्शन है, जो भी सेक्शन है, इसमें एक भी सेक्शन ऐसा नहीं है जो अछूता रह जाएगा। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है और इसी से हम प्रोत्साहित होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर लाते हैं। या घटना चक्र ज्योग्राफी का हम लोगों ने शुरू किया, इसे ख़त्म करने के बाद हम लोग हिस्ट्री का करेंगे, फिर पॉलिटी का करेंगे, इकोनॉमिक्स का करेंगे और भी अन्य विषय का करेंगे जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस बार के यूपीएससी देने वाले हैं या फिर बीपीएससी देने वाले या यूपी पीसीएस देने वाले हैं। उन सभी तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ, क्योंकि अब सभी लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा, क्योंकि इसमें क्विक रिवीजन होगा हमारे पूरे बुक का और एक एक प्रश्न हम लोग डील करने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप लोग को बुक के बारे में पता ही होगा कि वह बुक कितना लाभदायक है और इसे ही हम लोग करने वाले। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेक्शन से। शुरू करने से पहले बस आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। यहाँ पे देखिए, एक बार एक नज़र में आप लोग सारी पहाड़ियाँ देख लीजिए कहाँ कहाँ क्या क्या है। आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अरावली। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली। भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अरावली। भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सी सबसे पुरानी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अरावली। अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अरावली। अधोलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अरावली। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अरावली। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी क्या है? तो ए ऑप्शन अरावली। अरावली श्रेणियाँ की अनुमानित आयु है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 570 मिलियन वर्ष। अरावली श्रेणियाँ की अनुमानित आयु कितने हैं? तो सी ऑप्शन 570 मिलियन वर्ष। देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पूर्व तटीय मैदान। देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा रेजिड्यू पर्वत का उदाहरण है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अरावली। निम्न में से कौन सा रेजिड्यू पर्वत का उदाहरण है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अरावली। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अन्नाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अन्नाईमुडी। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अन्नाईमुडी। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अन्नाईमुडी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अन्नाईमुडी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अन्नाईमुडी। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणियाँ। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणियाँ। उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, पहले हो जाएगा नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, फिर जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ और उसके अंतिम में हो जाएगा अन्ना मलाई पहाड़ियाँ। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, फिर जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अन्नाई मलाई पहाड़ियाँ। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। उपयुक्त उच्चावच आकृतियों के पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। तो पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर देखना है। तो सबसे पहले हो जाएगा महादेव पर्वत श्रृंखला, फिर हो जाएगा मैकाल पर्वत श्रृंखला, फिर छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला, फिर खासी की पहाड़ियाँ। तो ये बिल्कुल सही अरेंज है। ए ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। सबसे पहले महादेव पर्वत श्रृंखला, फिर मैकाल पर्वत श्रृंखला, फिर छोटा नागपुर पठार, फिर खासी की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। डोडा बेटा चोटी स्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों में। डोडा बेटा चोटी स्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों में। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। जहाँ पूर्व घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ियाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ।
जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य में मिलन स्थल पर स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह कहाँ है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तेल में बम्बई के पश्चिमी दक्षिण में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा रमन सागर पर्वत। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। यह पर्वत का नाम रखा गया है किस पे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा रमन सागर पर्वत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, यह बिल्कुल गलत है। पश्चिमी घाट में अन्नायमुडी सबसे ऊंची चोटी, यह बिल्कुल सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में, यह बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी स्रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती है, यह बिल्कुल सही। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैला है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अजंता। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अजंता। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सह्याद्री। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं क्या? तो बी ऑप्शन सह्याद्री। नीचे दिए गए कुट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिगत अनुक्रम चुनिए। तो इसमें हो जाएगा पहले सतमाला पहाड़ियाँ, फिर कैमूर पहाड़ियाँ, फिर हो जाएगा नागा पहाड़ियाँ, फिर हो जाएगा पीर पंजाल श्रेणी। बी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4 3। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थितिगत अनुक्रम चुनिए। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4 3। पहले हो जाएगा सतमाला पहाड़ियाँ, फिर कैमूर पहाड़ियाँ, फिर नागा पहाड़ियाँ, फिर पीर पंजाल श्रेणी। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है कौन सा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा केरल एवं तमिलनाडु। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर अवस्थित है वह है कौन सा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा केरल एवं तमिलनाडु। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा कार्डमम। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कार्डमम। सेवरोई पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। सेवरोई पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मांडव पहाड़ियाँ। यह महाराष्ट्र में नहीं है, बाकी बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला श्रेणी महाराष्ट्र में हैं। फिर से निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मांडव पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा बिल्कुल सही है। मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र यह गलत है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश यह सही है। शेवरॉय पहाड़ियाँ तमिलनाडु यह भी सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र यह गलत ऑप्शन है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पहाड़ियाँ दिया हुआ है और क्षेत्र दिया हुआ है। उपयुक्त युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित देखना है। कार्डमम पहाड़ियाँ कोरमंडल तट यह बिल्कुल गलत है। कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट यह भी बिल्कुल गलत है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत यह सही है। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत यह भी बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4 इसमें सही है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। महादेव पहाड़ियाँ भाग है किसका? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सतपुड़ा का। महादेव पहाड़ियाँ भाग है किसका? तो ए ऑप्शन सतपुड़ा का। धूपगढ़ चोटी स्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सतपुड़ा रेंज में। धूपगढ़ चोटी स्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन सतपुड़ा रेंज में। रामगिरी की पहाड़ियाँ इन पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो यहाँ पे आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे पढ़ सकते हैं। पारसनाथ पहाड़ियाँ की ऊंचाई क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1365 मीटर। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो सी ऑप्शन 1365 मीटर। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए। तो गारो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, नहीं गारो हो जाएगा सॉरी मेघालय में। मिरी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कोल्लाई मलाई हो जाएगा तमिलनाडु में और डलमा हो जाएगा झारखंड में। फिर से गारो हो जाएगा मेघालय में, मिरी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, कोल्लाई मलाई हो जाएगा तमिलनाडु में और डालमा हो जाएगा झारखंड में। यहाँ पे दिया हुआ नीचे देखो, गारो मेघालय, मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोल्लाई मलाई हो जाएगा तमिलनाडु और डालमा हो जाएगा झारखंड।
पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखना कौन सा कथन सही है। तो यह एक भ्रंशोत्तर पर्वत है, यह बिल्कुल सही है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है, यह बिल्कुल सही है। इसकी उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, यह बिल्कुल सही। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, इसमें तीनों सही है। फिर से पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक भ्रंशोत्तर पर्वत है, यह बिल्कुल सही है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है, यह बिल्कुल सही है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन 1, 2, 3 इसमें सही है। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पालनी। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? सी ऑप्शन हो जाएगा पालनी में। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियाँ का विस्तार है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा मुकंदरा पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा मुकंदरा पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सालहेर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो बी ऑप्शन होगा सालहेर। बाकी गालीकोंडा, सिंक्रामागट्टा और मुदुगुल्ला कोंडा स्थित हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सालहेर नहीं है। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, एक है राज और दूसरा सबसे ऊंची चोटी। तो आइए देखते हैं, केरल का सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा अन्नाईमुडी। फिर नागालैंड का सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा सारामती। उत्तराखंड का हो जाएगा नंदा देवी और तमिलनाडु का हो जाएगा दोदा बेटा। सी ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1। फिर से केरल का हो जाएगा अन्नाईमुडी, नागालैंड का हो जाएगा सारामती, उत्तराखंड का हो जाएगा नंदा देवी और तमिलनाडु का हो जाएगा दोदा बेटा। सी ऑप्शन 3, 4, 2, 1। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, पहले हो जाएगा सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, पहले सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, पहले बड़वानी की पहाड़ियाँ, फिर महादेव श्रेणियाँ, फिर मैकाल श्रेणियाँ। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, पहले बड़वानी की पहाड़ियाँ, फिर महादेव श्रेणियाँ, फिर मैकाल श्रेणियाँ। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है कौन सी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कार्डमम पहाड़ियाँ। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कार्डमम पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गिरनार पर। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो गिरनार पर नहीं है। बाकी कन्नन देवन पर है, नीलगिरी पे है और दार्जिलिंग पे है। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ पहाड़ी दिया हुआ है और फिर भारतीय राज्यों में अवस्थिति दिया हुआ है। तो बटेश्वर पहाड़ी हो जाएगा यहाँ बिहार में। बिलारी श्रेणी हो जाएगा, सॉरी बटेश्वर पहाड़ी हो जाएगा मणिपुर में, नहीं बटेश्वर पहाड़ी है बिहार में, सॉरी, हाँ सही है। फिर बिलारी श्रेणी हो जाएगा कर्नाटक में। चिन श्रृंखला हो जाएगा मणिपुर में और धोशी पहाड़ी हो जाएगा हरियाणा में। डी ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1। फिर से बटेश्वर पहाड़ी हो जाएगा बिहार में, बिलारी श्रेणी हो जाएगा कर्नाटक में, चिन श्रेणी हो जाएगा मणिपुर में और धोशी पहाड़ी हो जाएगा हरियाणा में। इसी के साथ हमारा वो चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अगला चैप्टर है पर्वतीय चोटी। तो ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट चोटी यहाँ पे दिया हुआ है। कौन सी इंपॉर्टेंट चोटी किस राज्य में सबसे ज़्यादा ऊंची स्थित है? ये क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। यहाँ पर शिखर दिया हुआ है, पर्वत का नाम दिया हुआ है। उपयुक्त युगों में कौन सा सही सुमेलित है? तो नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय, यह बिल्कुल गलत है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय, यह बिल्कुल सही है। नौक्रेक सिक्किम हिमालय, यह भी गलत है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 इसमें सही है, नंदा देवी कुमायूं हिमालय। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बछेंद्री पाल। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जुंको तबेई। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो जुंको तबेई। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा संतोष यादव। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही है कौन? तो संतोष यादव। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय
भारतीय महिला है तो सी ऑप्शन संतोष यादव। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है तो सी ऑप्शन संतोष यादव। भारत की सर्वोच्च चोटी पर्वत चोटी कौन सी है तो ए ऑप्शन हो जाएगा K2 गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है तो K2 हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो सी ऑप्शन हो जाएगा K2। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो सी ऑप्शन हो जाएगा K2। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तो ए ऑप्शन हो जाएगा कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है तो ए ऑप्शन कंचनजंगा। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है तो या बी और सी दोनों हो जाएगा, मतलब नेपाल और सिक्किम दोनों, मतलब मिला जुला के होता है। कुछ क्षेत्र इसमें सिक्किम में आता है, कुछ क्षेत्र नेपाल में जाता है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है तो नेपाल और सिक्किम दोनों में। निम्न में से सही क्रम क्या है तो पहले माउंट एवरेस्ट, फिर गॉडविन ऑस्टिन, फिर कंचनजंगा। निम्न में से सही क्रम क्या है तो पहले माउंट एवरेस्ट, फिर गॉडविन ऑस्टिन, फिर कंचनजंगा। यह पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा दिखा रहा है। नंदा देवी चोटी है कहाँ की तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा गढ़वाल हिमालय के भाग का। नंदा देवी चोटी है किसका तो गढ़वाल हिमालय के भाग है। नंदा देवी स्थित है कहाँ तो बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। नंदा देवी स्थित है कहाँ तो उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर स्थित है कहाँ तो बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। नंदा देवी शिखर स्थित है कहाँ तो बी ऑप्शन उत्तराखंड। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है तो ए ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है तो राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है तो सी ऑप्शन हो जाएगा कुंभलगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है तो सी ऑप्शन हो जाएगा कुंभलगढ़। निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम में सही क्रम को प्रस्तुत करता है तो डी ऑप्शन हो जाएगा नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। निम्नलिखित में से कौन से हिमालय की चोटियों को पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम में प्रस्तुत करता है तो पहले हो जाएगा नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है तो ये ऑप्शन हो जाएगा गोसाईनाथ। बाकी कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल भारत में स्थित है। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है तो ये ऑप्शन हो जाएगा गोसाईनाथ। अधोलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर बी एम डी दोनों सुमेलित नहीं दिखा रहा है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है तो गुरला मांजता नहीं है और नामचा बरवा नहीं है, कामेट और नंदा पर्वत है। तो ए और बी इसका ऑप्शन हो जाएगा गुरला मांजता और नामचा बरवा। गैरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है तो ए हो जाएगा सामरी पाट। गैरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है तो ए ऑप्शन हो जाएगा सामरी पाट। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी। तो आइए देखते हैं। तमिलनाडु में हो जाएगा डोडा बेटा चोटी, राजस्थान में हो जाएगा गुरु शिखर चोटी, नागालैंड में हो जाएगा सारामाती चोटी और मध्य प्रदेश में हो जाएगा धूपगढ़ चोटी। डी ऑप्शन हो जाएगा 4321 4321। फिर से तमिलनाडु में हो जाएगा डोडा बेटा चोटी, राजस्थान में हो जाएगा गुरु शिखर चोटी, नागालैंड में हो जाएगा सारामाती चोटी और मध्य प्रदेश में हो जाएगा धूपगढ़ चोटी। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है तो यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, यह बिल्कुल सही है। यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है, यह बिल्कुल गलत है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा केवल एक सही है। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है तो यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, यह बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन केवल एक। अगला हमारा चैप्टर है घाटियाँ। तो आइए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। कुल्लू घाटी जिस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है वह है कौन सा तो ए ऑप्शन हो जाएगा धौलाधर तथा पीरपंजाल। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है वे हैं कौन सा तो ए ऑप्शन हो जाएगा धौलाधर तथा पीरपंजाल। नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर घाटी और राज्य दोनों दिया हुआ है। तो मरखा घाटी हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर में, जुकू घाटी हो जाएगा नागालैंड में, सांगला घाटी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में और युथांग घाटी हो जाएगा सिक्किम में। डी ऑप्शन हो जाएगा 3421 3421। मरखा घाटी हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, जुकू घाटी हो जाएगा नागालैंड में, सांगला घाटी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में और युथांग घाटी हो जाएगा सिक्किम में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें देखना कौन सा कथन सही है। तो मैना घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में है, यह बिल्कुल गलत है। मैना घाटी साइलेंट वन राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कवाडू
जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है, यह बिल्कुल सही है। कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है, बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 2 और 3 इसमें सही है, एक गलत है। फिर से देख लेते हैं। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में है, यह बिल्कुल गलत है। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कडावू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है, यह बिल्कुल सही है। कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है, बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 2 और 3 इसमें सही है। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा केरल में। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा, यह बिल्कुल सही है। गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे, यह बिल्कुल सही है। उन्होंने सर्वेंट ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2, 3 इसमें तीनों सही है। फिर से गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा, यह बिल्कुल सही है। गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे, यह बिल्कुल सही है। उन्होंने सर्वेंट ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी, यह बिल्कुल सही। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2, 3 इसमें सही है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है दर्रे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए भारत के प्रमुख दर्रे यहाँ पे दिए हुए हैं। कुछ उत्तरी भारत में, कुछ दक्षिणी भारत में, आप लोग इसे देख सकते हैं। आइए पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो चांगला जम्मू कश्मीर में, यह बिल्कुल सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, यह बिल्कुल सही है। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, यह बिल्कुल सही है। सेला उत्तराखंड, यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। सेला उत्तराखंड, यह बिल्कुल गलत है। सेला अरुणाचल प्रदेश में है। चांगला जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, यह भी बिल्कुल सही। सेला उत्तराखंड गलत है, सेला अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है। पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। निम्नांकित युगों में से किसका सुमेल नहीं है? तो किसका सुमेल नहीं है देखना है। तो बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, यह बिल्कुल सही है। नाथुला सिक्किम, यह भी बिल्कुल सही है। भोरघाट हिमाचल प्रदेश, यह गलत है। भोरघाट मध्य महाराष्ट्र में है। पालघाट केरल, यह बिल्कुल सही है। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। भोरघाट हिमाचल प्रदेश, यह गलत ऑप्शन है। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में नहीं है? तो थारघाट है, भोरघाट है, खैबर दर्रा नहीं है, पालघाट है। तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। खैबर दर्रा गलत ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सिकपिला हिमाचल प्रदेश, यह बिल्कुल सही है। लिपुलेख उत्तर प्रदेश, यह बिल्कुल गलत है। नाथुला सिक्किम, यह बिल्कुल सही है। जोजिला कश्मीर, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत है। लिपुलेख उत्तर प्रदेश, यह बिल्कुल गलत है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पर्वत दर्रा और राज दिया हुआ है। तो सिकपिला हिमाचल प्रदेश, यह बिल्कुल सही है। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, यह बिल्कुल सही है। नाथुला मेघालय, यह बिल्कुल गलत है। जोजिला जम्मू कश्मीर, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नाथुला मेघालय। अगला, नाथुला किस राज्य में स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। सिक्किम में। नाथुला किस राज्य में स्थित है? तो डी ऑप्शन सिक्किम में। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा। जोजिला। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा। जोजिला। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नाथुला। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नाथुला। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है पहाड़ी दर्रा और राज्य। तो बेनिहाल हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर में। नाथुला हो जाएगा सिक्किम में। नीति हो जाएगा उत्तराखंड में। और सिपकी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। बी ऑप्शन हो जाएगा। 2, 3, 4, 1। फिर से बनिहाल हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर में। नाथुला हो जाएगा सिक्किम में। नीति हो जाएगा उत्तराखंड में। और सिपकी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। फिर से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। पहला बोमला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। जेलेपला हो जाएगा सिक्किम में। मोलिंगला हो जाएगा उत्तराखंड में। और सिपकिला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। बी ऑप्शन हो जाएगा। 1, 3, 4, 2। 1, 3, 4, 2। बोमला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। जेलेपला हो जाएगा सिक्किम में। मोलिंगला हो जाएगा उत्तराखंड में। और सिपकिला हो जाएगा
हिमाचल प्रदेश में। फिर से यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है पर्वतीय राज्य और दर्रा। तो माना हो जाएगा उत्तराखंड में, नाथुला हो जाएगा सिक्किम में, जोजिला हो जाएगा जम्मू कश्मीर में और सिपकीला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। 4-1-2-3, 4-1-2-3। फिर से माना हो जाएगा उत्तराखंड में, नाथुला हो जाएगा सिक्किम में, जोजिला हो जाएगा जम्मू कश्मीर में और सिपकीला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। सी ऑप्शन 4-1-2-3। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जेलेपला सिक्किम यह बिल्कुल सही है। माना और नीति उत्तराखंड यह बिल्कुल सही है। सिपकीला जम्मू एवं कश्मीर यह गलत है। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश यह बिल्कुल सही है। फिर से सिपकीला जम्मू कश्मीर यह गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लेपू लेक। निम्नलिखित दर्रों में कौन सा एक उत्तराखंड में अवस्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लेपू लेक। लेपू लेक दर्रा स्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तरांचल। लेपू लेक दर्रा स्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तरांचल में। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो नाथुला उत्तरांचल प्रदेश यह बिल्कुल गलत है। लेपू लेक उत्तराखंड यह बिल्कुल सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश यह बिल्कुल सही है। और पालघाट केरल यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। नाथुला अरुणाचल प्रदेश गलत, यह बिल्कुल गलत है। सिक्किम में स्थित है नाथुला। रोहतांग दर्रा अवस्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा अवस्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में। माना दर्रा स्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। माना दर्रा स्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन उत्तराखंड। किंगरी विंगरी नीति माना क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दर्रे। किंगरी विंगरी नीति माना क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दर्रे। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। तो सबसे पहले हो जाएगा बॉमडिला, फिर हो जाएगा लेपू लेक, फिर हो जाएगा नाथुला और फिर हो जाएगा सिपकीला। सी ऑप्शन हो जाएगा 1-4-2-3। तो पहले हो जाएगा सिपकीला, फिर लेपू लेक, फिर हो जाएगा नाथुला, फिर हो जाएगा बॉमडिला। 1-4-2-3। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग इसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं कि कौन सा दर्रा सबसे ऊंचाई पर स्थित है। और अब हमारा अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा हिमरेखा एवं हिमनाद। ये आप लोग देख सकते हैं कुछ कुछ हिमनाद यहाँ पे हैं जो कि जम्मू कश्मीर में हैं, फिर उत्तराखंड में हैं। आइए हम लोग प्रश्नों पे चलते हैं। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। तो ये ऑप्शन होगा 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। सियाचिन हिमनाद कहाँ स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नुब्रा घाटी के उत्तर में। सियाचिन हिमनाद कहाँ स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नुब्रा घाटी के उत्तर में। निम्न में से कौन सा हिमनाद सबसे बड़ा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सियाचिन। निम्न में से कौन सा हिमनाद सबसे बड़ा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सियाचिन। सबसे बड़ा हिमनाद निम्नलिखित में से कौन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गंगोत्री। सबसे बड़ा हिमनाद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गंगोत्री। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनाद है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सियाचिन। निम्न में से कौन सा विशालतम सियाचिन है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सियाचिन। चैराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। चैराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। हिमालय के हिमनादों के पिघलने की गति क्या है? तो बी ऑप्शन होगा सबसे अधिक है। हिमालय के हिमनादों की पिघलने की गति क्या है? तो बी ऑप्शन सबसे अधिक है। निम्नलिखित हिमनादों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रदेश में अवस्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मिलान। निम्नलिखित हिमनादों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रदेश प्रक्षेत्र में अवस्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मिलान। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। हिमनाद है और नदियाँ उपयुक्त में से कौन सा युगम सही सुमेलित हैं? तो इसमें हो जाएगा बांदरपूछ, यमुना यह बिल्कुल सही है। बारह सिकरी चिनाब यह भी बिल्कुल सही है। मिलान मंदाकिनी यह गलत है। सियाचिन नुब्रा यह बिल्कुल सही है। और जेमू मानस यह बिल्कुल गलत है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4 इसमें सही है। बांदरपूछ यमुना हो जाएगा। बारह सिकरी चिनाब हो जाएगा। मिलान मंदाकिनी यह गलत है। सियाचिन नुब्रा यह बिल्कुल सही है। जेमू मनास यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पे इसका सही दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं।
निम्नलिखित हिमनदी को उनके लंबाई के घटते क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले हो जाएगा हिस्पर, फिर हो जाएगा बियाफो, फिर हो जाएगा दांगरा दुंगरे, फिर हो जाएगा सेना पानी, फिर हो जाएगा बारह शिगरी। फिर से निम्नलिखित हिमनदों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले हो जाएगा हिस्पर, फिर हो जाएगा बियाफो, फिर हो जाएगा दागरा दुंगरा, फिर हो जाएगा सेना पानी, फिर हो जाएगा बारह शिगरी। अगला चैप्टर हमारा है पठार। तो आइए देखते हैं पठार का पहला प्रश्न। यहाँ पे देखिए पठार दिया हुआ है। मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, महाराष्ट्र पठार, तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार, दंडकारण्य क्षेत्र, दक्कन का पठार और मेघालय पठार। पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं हम लोग। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा क्रिटेशियस युग में। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा क्रिटेशियस युग में। मेघालय का पठार भाग है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रायद्वीपीय खंड का। मेघालय का पठार भाग है किसका? तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रायद्वीपीय खंड का। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पठार निर्मित हुआ है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सेनोजोइक महाकल्प में। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पठार निर्मित हुआ है कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सेनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा खनन उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण के कारण। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के कारण। छोटा नागपुर पठार है तो ये ऑप्शन हो जाएगा एक अग्रगंभीर है। छोटा नागपुर पठार एक अग्रगंभीर है। नीचे दिए गए चित्र पर विचार कीजिए। तो मानचित्र में ABCD द्वारा अंकित स्थान क्रमशः हैं। तो ए हो जाएगा रिफ्ट घाटी क्षेत्र, बी हो जाएगा छत्तीसगढ़ मैदान क्षेत्र, सी हो जाएगा छोटा नागपुर पठार और डी हो जाएगा वर्षा छाया क्षेत्र। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मालवा का पठार। कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मालवा। कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मालवा। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है कहाँ? तो ए बी ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के बीच में। सॉरी, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के बीच में। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे पढ़ सकते हैं। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मध्यवर्ती। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मध्यवर्ती में। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भुवन पहाड़ियाँ। बाकी गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ है। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भुवन पहाड़ियाँ। अलबामा हिल स्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में। अलबामा हिल कहाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में। अगला सेक्शन हमारा तटीय भाग, जिसमें ए सेक्शन है भारत के तट रेखा। तो यहाँ पे देख लीजिए कई राज्य हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये हमारे भारत के तटीय राज्य हैं। तो आइए अब इससे जुड़े प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। पहला, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा तट से 12 समुद्री मील तक। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा तट से 12 समुद्री मील तक। भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई लगभग है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 7500 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है कितना? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 7500 किलोमीटर। भारत की तट रेखा है, तो यहाँ पे आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहे तो ऊपर पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गुजरात।
निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सबसे सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबा तटरेखा वाला राज्य है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 9। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 9। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था किसका? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हिंद महासागर का। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक नाम सूचक था किसका? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हिंद महासागर का। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लहरों से। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है किससे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लहरों से। अगला सेक्शन हमारा है पूर्वी एवं पश्चिमी तट। आइए इसका पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतवर्ष के पश्चिमी तट निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम होगा। तो इसमें पहला हो जाएगा जंजीरा, फिर हो जाएगा सिंधुदुर्ग, फिर हो जाएगा कन्नूर और फिर हो जाएगा नगर कोइल। डी ऑप्शन हो जाएगा 1 4 2 3 1 4 2 3। भारतवर्ष के पश्चिमी तट निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। तो पहला हो जाएगा जंजीरा, फिर सिंधुदुर्ग, फिर हो जाएगा कन्नूर, फिर हो जाएगा नगर कोइल। डी ऑप्शन 1 4 2 3। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्कवासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें एवं उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस युक्ति में वर्णित स्थल कहाँ है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु तट पर। तमिलनाडु तट पर ऐसी बस्तियां बसी हुई हैं। नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ मानचित्र है, इससे जुड़े प्रश्न को देखते हैं। भारत के तटीय क्षेत्र पर के ये भाग अधोलिखित करते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को। भारतीय तट क्षेत्र पर के ये भाग अधोलिखित करते हैं किसको? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को। भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन सा पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा जंजीरा और उडुपी। भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा जंजीरा और उडुपी। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है समुद्री पुलिन और राज्य। तो दीघा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर हो जाएगा तमिलनाडु, कलंगुट हो जाएगा उड़ीसा और मरीना हो जाएगा गोवा। बी ऑप्शन 2 1 3 4 2 1 3 4। दीघा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर हो जाएगा उड़ीसा, कलंगुट हो जाएगा गोवा और मनीरा हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा कोरोमंडल। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा कोरोमंडल। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कोरोमंडल तट। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कोरोमंडल तट। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्ण डेल्टा एवं केप केमोरियन के मध्य स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कोरोमंडल तट। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्ण डेल्टा एवं केप केमोरियन के मध्य स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कोरोमंडल तट। निम्नलिखित में से किसे केप केमोरियन के नाम से भी जाना जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कन्याकुमारी। निम्नलिखित में से किसे केप केमोरियन के नाम से भी जाना जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कन्याकुमारी। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है कोंकण तट। सी ऑप्शन। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान को के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है कौन सा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कोंकण। हमारा अगला चैप्टर है द्वीप समूह। इसमें पहला है बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। आइए इससे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पाल्यान शिखर सैंडल पीक स्थित है कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी अंडमान में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सर्वोच्च शिखर पाल्यान शिखर सैंडल पीक स्थित है कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी अंडमान में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सैंडल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सैंडल पीक। अंडमान व निकोबार बी ऑप्शन हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह हैं।
अंडमान व निकोबार क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहें तो नीचे इसे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अंडमान को निकोबार से। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अंडमान को निकोबार द्वीप से। निम्नलिखित द्वीपों के युगों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार। निम्नलिखित द्वीपों के युगों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार। निम्नलिखित में से किस द्वीप युगम को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अंडमान तथा निकोबार। निम्नलिखित में से किस द्वीप युगम को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अंडमान तथा निकोबार। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो बैरन द्वीप जल ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, यह बिल्कुल सही है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, यह बिल्कुल गलत है। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है, यह बिल्कुल गलत है। तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा केवल एक। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बैरन द्वीप अवस्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप अवस्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन बंगाल की खाड़ी में। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बैरन। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बैरन। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बैरन द्वीप। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बैरन द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है कहाँ? तो श्री हो जाएगा पुलिकट झील के समीप। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पुलिकट झील के समीप। राम सेतु एडम ब्रिज शुरू होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा धनुषकोटी से। राम सेतु या एडम्स ब्रिज शुरू होता है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा धनुषकोटी से। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सुमात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सुमात्रा। अगला है अरब सागर के द्वीप। तो आइए इसे भी देख लेते हैं एक बार। पहला प्रश्न है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन अरब सागर में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्की द्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तिलनचोंग। बाकी अगाथी, कावरती और कालपेन इसका समूह है। ए ऑप्शन तिलनचोंगा इसका नहीं है समूह में। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप या एटोल्स पाए जाते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लक्षद्वीप में। निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप या एटोल्स पाए जाते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लक्षद्वीप के निकट। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 36। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 36। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप ए ऑप्शन प्रबल उत्पत्ति का है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप ए ऑप्शन प्रबल उत्पत्ति का है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रबल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कैम्बे की खाड़ी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रबल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कैम्बे की खाड़ी में। बाकी मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में और लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप पर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप का श्रेणी में आता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मिनिकॉय। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आ जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मिनिकॉय। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रामेश्वरम। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रामेश्वरम। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मुंबई है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है कौन सा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। भारत की सर्वाधिक आबादी वाली द्वीप है कौन सी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सालसेट। भारत की सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है कौन सा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सालसेट। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है द्वीप और अवस्थिति। तो ब्यांत श्योघर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी, पीरम हो जाएगा खंबात की खाड़ी, द्वारका हो जाएगा अरब सागर तट और द्वीप हो जाएगा काठियावाड़ तट।
फिर से ब्यांश-योधर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी, पीएम हो जाएगा खंबात की खाड़ी, द्वारका हो जाएगा अरब सागर तट और दीव हो जाएगा काठियावाड़ तट। बी ऑप्शन 2 1 4 3 कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कच्छ के रण में। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है कहाँ, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कच्छ के रण में। सरक्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। सरक्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। अगला भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें पहला है राज्य, पहला सेक्शन। तो इसे हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाते हैं। और यह सीरीज़ पूरा कंटिन्यू रहेगा, हम इसमें पूरा बुक कंप्लीट करने वाले हैं। इसके साथ हम लोग हिस्ट्री का, फिर पॉलिटी का, फिर अन्य सेक्शन का भी बुक कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का यूपीएससी या बीपीएससी या फिर यूपीपीसीएससी या कोई अन्य कंपटीशन एग्जाम दे रहा है जिसमें भारतीय भूगोल पूछा जाता है। तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर से ज़रूर पहुँचाएँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए रिवाइज़ करें, देखते रहें। जितना ज़्यादा बार रिवाइज़ करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और उतना ही जल्दी आप लोग इसे याद कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।